हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डाइपोल। देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे कहेंगे। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम फ्लक्स का मीनिंग समझते हैं। तो फ्लक्स का मतलब होता है स्टेडी फ्लो ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में फ्लक्स के बारे में क्या कहा गया है? फ्लो of any physical quantity, जिसमें हमारा कोई क्वांटिटी अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। जैसे कि हम यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो लगातार बना हुआ है, और हमने ये इमेजिन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोशन में है, जिसकी वजह से है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके मोशन को हम बोलेंगे फ्लक्स, और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड करता है एरिया पर, कि हम लोग का एरिया किस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि एरिया का डायरेक्शन भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इसलिए हम एरिया को यहाँ पे कंसीडर करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कि ये एरिया कैसे इफेक्ट करता है। हम जानते हैं कि हमारा फ्लक्स के केस में कोई चीज़ का फ्लो होता है। अब देखते हैं एरिया में उसका रोटेशन की वजह से क्या रोल है। यहाँ जैसे कि मान लीजिए हमारा पानी फ्लो हो रहा है किसी नदी में या फिर कहीं भी, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और अगर हम किसी चीज़ में पानी को स्टोर करना चाहते हैं, और पानी को स्टोर करने के लिए हम एक ऐसा बर्तन लेते हैं जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो हमारा सरफेस एरिया इस तरह भी हो सकता है। जैसे कि हमारा कोई एक बर्तन है, हम इस तरह से क्यूबॉइडल बर्तन ले रहे हैं, इस तरह का हम ले रहे हैं क्यूबॉइडल बर्तन, और ये है इसका ऊपर का सरफेस जहाँ से पानी एंटर करेगा। तो हम सिर्फ इस सरफेस को लेते हैं, बाकी को हटा दे रहे कि आखिरकार ये कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, हम ये सर्कुलर एरिया भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए अगर हम उस बर्तन को डायरेक्टली, अगर हमें ये भरना है, अगर हम डायरेक्ट इस तरह रखेंगे तो ज़्यादा पानी एक बार में एंटर करेगा। फिर अगर इसको थोड़ा इस तरीके से टिल्ट करके, यानी कि थोड़ा सा घुमा के रखेंगे तो थोड़ा कम पानी जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम सरफेस को इस तरीके से रखते हैं पूरी तरह, तो कितना चांसेस है कि ये जो पानी है ये भी इसके अंदर, ये भी आ जाएगा। सारा का सारा पानी एक बार में इसके अंदर आ सकता है एक साथ, अगर हम इस डायरेक्शन में रखें तो। लेकिन अगर हम बर्तन को थोड़ा सा घुमा के ऐसे रखें, ऐसे घुमा के रखते हैं, तो देखिए ये जो पानी है हमारा, इसको जाने के लिए इसका इतना बड़ा सरफेस चाहिए, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है इसको ज़्यादा चाहिए इसके तुलना में। चाहे हम इस तरह से मोड़ के रखें, तो कुल मिला के हम बोल क्या सकते हैं कि हम किस तरीके से एरिया को रखेंगे, और हमारा जो लाइंस है वो कितना क्रॉस कर रहा है वो इसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम एरिया को मानेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स the number of electric field lines, electric field lines passing through the surface surface area perpendicular
is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, परपेंडिकुलरली, ये यानी कि ये जो हमारा सरफेस है इस पर परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो लाइन है वो इस तरीके से आया और कुछ एंगल के साथ पास किया, तो ये एंगल हमारा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए परपेंडिकुलरली। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं वो लिख रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसलिए हम इसको डिनोट करेंगे फाई ई। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ आगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ नंबर को बता रहा है कि कितना फील्ड लाइन क्रॉस किया। अब इसके बाद इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और ये डेल्टा एस वेक्टर क्या है, एरिया एलिमेंट है जिसको हमने वेक्टर माना है, और ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। और ये हमने चूंकि छोटा सा एरिया माना है तो इससे जो फ्लक्स होगा वो हम बोलेंगे कुछ थोड़ा सा फ्लक्स है। और इसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमारा कॉस का टर्म आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कॉस थीटा का टर्म होता है, और दो स्केलर्स, दो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें टर्म आता है साइन थीटा का। साथ ही देखेंगे ये जो कॉस थीटा का टर्म है इसमें क्यों आया, और साइन थीटा का टर्म यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पहले देख लेते इसको आगे बढ़ा के। तो हमारा हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। इसमें क्या लिखा हुआ है, थीटा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के ऊपर में जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल। अब हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा फाई ई, और ये टोटल एरिया को हम जोड़ेंगे तो इसमें हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का टर्म, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डेल्टा एस, और ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया 1 से लेके, अगर हमारा n सरफेस है तो s को हम ले सकते हैं 1 से लेके n तक। और इसको अगर हम दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n तक। और यहाँ हो जाएगा हमारा ई एस, यहाँ कॉस थीटा का टर्म छोटा है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई एस आई कॉस थीटा। ये s है और इसके टोटल नंबर्स को हमने i माना तो i 1 से लेके n तक हो सकता है। इससे आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इससे आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है, और आखिरकार ये जो हमने लिखा E इज इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा, ये क्यों आया उसको करेंगे। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट। तो सबसे पहले इसका टर्म लिखेंगे सिंपल सा, फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ई एस। अब यहाँ देखिए फाई है हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं ऐसा यूनिट, और नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू हमने पढ़ा है QE, ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम E निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा F/Q। तो F फोर्स से रिलेटेड है तो ये न्यूटन, और ये चार्ज है यानी कि कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हमारा आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको वोल्ट के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वोल्ट इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो इसी फाई के ऐसा यूनिट को हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ये भी हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो हमने टर्म लिखा था फाई इज इक्वल टू ES, और ES लिखा था उसके आगे था हमारा कॉस थीटा, तो उसको हम ये जो कॉस थीटा का टर्म है उसको समझते हैं ये क्यों आया था, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिरकार हमारे एरिया किस डायरेक्शन में रखा हुआ इस पर कैसे डिपेंड करता है, ऐसे रखेंगे या फिर डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। ये हम मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस फ्लो कर रहे हैं, और यही जो हमारा डायरेक्शन है यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को और इसके डायरेक्शन को भी दिखाता है। अगर हम एरिया को इस तरीके से रखते हैं तब तो हमारा सारा का सारा लाइट जितना है इधर, जितना 100% था ये भी 100% पास हो जाएगा, और ये फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू ES कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा हमने कहा था डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, और साथ ही साथ ये दूसरा जो हमारा था ये था नॉर्मल टू प्लेन, ये S अगर हम प्लेन मान लेते हैं तो उसका नॉर्मल ये हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी ये और नॉर्मल भी ये, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इसमें हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा ES cos 0, और cos 0 का वैल्यू हम जानते हैं होता है 1, यानी कि 100% जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सारा का सारा पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं यानी कि घुमा के, तो देखिए क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से मान लेते हैं सरफेस इस तरीके से, ये हम सरफेस को इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा S डैश। तो हर एक लाइन को नहीं, सिर्फ एक को लेके चल रहे हैं। हमारा है इस लाइन को लेके चलते, ये लाइट आएगा हमारा इस डायरेक्शन में, ये आ गया। लेकिन हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमें लाइन को पास करना है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये तो पास नहीं हुआ। अब लेकिन हम जानते हैं पहले कि अगर हमारा इस तरीके से और कोई भी लाइट पास करता है या फिर कोई भी लाइन है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला और दूसरा वाई एक्सिस वाला। इसको हम निकालते कैसे हैं, ये हमारा इधर मिलेगा और ये इधर मिलेगा। तो ये जो टर्म होता है एक्स एक्सिस में, इसको बोलते हैं, कोई भी अगर ये वेलोसिटी का टर्म है तो वी एक्स और ये हो जाएगा वी वाई। और एंगल अगर यहाँ पे थीटा बन रहा था तो इसको हम निकालते थे वी कॉस थीटा और ये हमारा होता था वी साइन थीटा। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। सेम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए हमारा जो एक्सिस का टर्म होगा इस तरीके से होगा, ये हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है हमारा नॉर्मल। और हमने कहा था कि लाइट या फिर जो भी फील्ड लाइन है वो कैसे पार होना चाहिए, नॉर्मल के ऊपर। तो नॉर्मल को ही हम ले लेंगे, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ऊपर इसको मान लेते हैं हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो लाइट पास हुआ या फिर लाइन पास हुआ इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर, तो बना लेते हैं डायरेक्शन पूरा इस तरीके से, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका दो कंपोनेंट, एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब यहाँ पे एंगल हमारा बना है एंगल थीटा, इस जगह पे नॉर्मल से ये इतना एंगल बनाया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है नॉर्मल और ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही वाला। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है,
तो यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा ढंग से देखिए, इसको अगर हम सीधा करें सेम यही केस आने वाला है। और इसमें क्या है, ये जो टर्म है ये दिखाता है कॉस थीटा का टर्म और ये दिखाता है हमारा साइन थीटा का टर्म, यानी कि ये साइन थीटा है ये, और जो हमारा चाहिए वो कौन सा है, हमारा कॉस थीटा का टर्म, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए था और नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो सरफेस होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट है और ये कॉस का टर्म आ रहा है। इस तरीके से हमने जाना कि आखिरकार ये जो सरफेस है किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब हम देखेंगे डाइपोल्स के बारे में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब डाइपोल को समझने से पहले ये देखते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डाई और पोल। डाई मतलब होता है दो, पोल यानी कि ध्रुव, मतलब कि ऐसा कोई चार्ज का कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें हमारा दो सेंटर होगा, एक इस साइड और एक दूसरे साइड। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक चार्ज प्लस क्यू है और ये दूसरा माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम बोल सकते हैं डाई पोल यहाँ पे, लेकिन इसके लिए एक अलग से डेफिनेशन दिया हुआ है। डाई का मतलब सिंपली समझिए दो, पोल यानी कि ध्रुव। लेकिन अगर हम सिर्फ एक प्लस चार्ज लेते हैं तो इसको हम डाइपोल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है चार्ज का जो कि प्लस है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम माइनस चार्ज लेते तो भी ये भी हमारा डाइपोल नहीं होता, ये होगा हमारा डाइपोल। लेकिन अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारा चार्ज प्लस में है तो दूसरा होना चाहिए माइनस, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। दैट इज हम ले सकते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, यानी कि 2 यूनिट। तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिया हुआ डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय 2 यूनिट डिस्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया हमारा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम बनाते हैं डायग्राम, जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई भी एक प्लस चार्ज Q है और ये मान लेते हैं 10 कूलम है, और इसके बाद दूसरा हम मान लेते हैं ये है हमारा माइनस Q और ये भी कितना होना चाहिए, -10 कूलम होना चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट ओरिएंटेशन, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। अब ये जो हमारा लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और इसी के अलोंग हमारा डायरेक्शन होगा। अब इसके बारे में ये बोला गया है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इस डायरेक्शन में देगा, और ये क्या करेगा, सारे को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सबको बाहर एमिट कर रहा है। तो इसमें जो माना गया है, इसमें बोला गया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमारा होना चाहिए -Q से लेके +Q की ओर। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन तो हमारा 2 बन रहा है, एक प्लस इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दूसरा ये इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है। लेकिन हमें जो मानना है वो क्या है कि हमारा डायरेक्शन -Q से आना चाहिए
प्लस क्यू की ओर, यानी कि हमारे द्वारा जो ये माना गया डायरेक्शन है ये नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर के द्वारा। और इसके बाद डिस्टेंस बताया गया है कि कितना होना चाहिए, 2 यूनिट्स, यानी कि 2a। तो ये हमने जाना कि ये है अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 2a, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका डायरेक्शन होता है -q से +q की ओर। अब इसमें बोला गया है अगर हम ओवरऑल चार्ज निकालें, इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या होना चाहिए, वो हम ले लेंगे इसका 0। इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 होगा। लेकिन गलती आप ये मत करिएगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ये गलती नहीं करिएगा। अगर यहीं पे हम सामने में देखें तो इनका जरूर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हम अगर ऐसा डिस्टेंस ले लेते हैं जो इन दोनों से काफ़ी दूर है, इनफाइनाइट, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगभग 0 हो जाएगा। तो उस इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर सामने है तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। लेकिन एक जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। देखिए कहाँ, ये है हमारा प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज, दोनों का सेम कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का। तो ये प्लस वाला देगा इस डायरेक्शन और माइनस वाला अपोजिट। तो कुल मिला के ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मिड पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और कारण है दोनों अपोजिट है और एक जैसा इफेक्ट होगा मिड पॉइंट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी जान गए। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वाटोरियल प्लेन पर और साथ ही साथ उसके एक्सियल प्लेन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।